बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। मेरे आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हम लोग डिस्कस करते हैं गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक समरी है बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है उसकी बेसिकली समरी है। और इस थ्योरी के मुताबिक जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। और रैंडमली मूव करने का मतलब ये है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स करते हैं। अब कोलिजन किसके साथ हो सकती है? कोलिजन्स वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कर सकते हैं या विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स दो तरह से कोलिजन्स करते हैं जब वो एक कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर उससे क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और इस डायरेक्शन के चेंज होने को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? रैंडम मोशन। अब जैसे कि मैंने यहां पे आपके सामने लिखा, तो सेम यही चीज कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, वो आपस में टकराते हैं या दीवारों से टकरा के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब यहां पे जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक हैं, और इस इलास्टिसिटी की वजह से जो गैस का प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गैस की जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन थी जिसको हमने रैंडम बोला, वो एक्चुअली क्या है? वो इलास्टिक मोशन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वो क्यों प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो वो इलास्टिक मोशन की वजह से आप लोग, या उसकी मूवमेंट की वजह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही हमारे पास आई, हम उस काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में रफली देख लेते हैं। देन हमारा जो मेन टॉपिक है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो किसका एक्सप्रेशन है। तो देखें, उसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 m कैपिटल N C स्क्वायर बार। अब यहां पे देखें, जो m है दिस इज मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड c स्क्वायर बार, यहां पे c को हम वेलोसिटी से मेजर कर रहे हैं। सो c इज अ वेलोसिटी, स्क्वायर का मतलब 2 का मतलब स्क्वायर, और ऊपर जो लाइन लगी है इसको हम क्या कहते हैं? मीन। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो दिस इज अबाउट द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। अब हमारे पास जो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को नॉर्मली बड़े अच्छे से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने E लिखा, E फॉर एनर्जी एंड K फॉर काइनेटिक। चूंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में आपने याद रखना है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन होती है। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो हम यहां पे v की जगह पे क्या लिख रहे हैं? चूंकि हम वेलोसिटीज को c से मेजर कर रहे हैं, जिसको मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला, तो हमने यहां पे क्या लिखा? c स्क्वायर बार, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने मौजूद हैं, और हमने इसमें से क्या डिड्यूस करना है? जो मेन हमारा टेम्परेचर की मेजरमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी किस तरह से है, वो आज के हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो यहां पे सिंपली आप लोग क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब हम क्या देखते हैं, देखें जरा आप, तो PV इक्वल्स टू, अब 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1/3 मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम क्या कर लेते हैं? इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसमें 2 और 3 है, इसको क्या कर ले? 3 को बाहर ले आए और 2 को अंदर ले जाए। सो 1/2 m
एन सी स्क्वायर बार। ये हम अपनी सहूलत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, 2 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 1 होता है, ऐसा को बहुत बड़ी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन हमें चूंकि इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो पी वी इक्वल्स टू 2/3, यहां से n को क्या करें, बाहर ले आए, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा 1/2 एम सी स्क्वायर बार। तो आप अगर देखें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, 1/2 एम सी स्क्वायर बार। तो यहां पे भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, यही एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव, तो पी वी इक्वल्स टू 2/3 एन। अब उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने इस इक्वेशन को इस तरह से बना लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए अगर 1 मोल हमारे पास गैस थी तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन टू से कि कैपिटल N इक्वल्स टू Na, देन हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इट विल बी PV इज इक्वल टू 2/3। अब यहां पे N की जगह पे क्या आ जाएगा, Na एंड EK। तो ये हमारे पास हम लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर एग्जांपल 3 आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं जर्नल गैस इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। जर्नल गैस इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, या जिसको मैंने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो हमने सारी डिराइव की हुई है। उसके मुताबिक क्या होता था, PV इक्वल्स टू nRT। तो अगर हमारे पास यहां पे जो n है, n इज अ नंबर ऑफ मोल्स, तो इफ n इक्वल टू 1 देन इट विल बी PV इक्वल्स टू RT। अब आप देखें इस PV इज इक्वल टू RT, ये वाला एक्सप्रेशन भी PV के इक्वल है, और जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो भी किसकी इक्वल है, PV इज इक्वल टू RT। इन दोनों को कंपेयर कर लें, या हम यू भी कह सकते हैं कि PV की वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 3। तो हम यहां पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो आप देखें हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हमारे पास इस PV की जगह पे आप क्या लिख लें, ये सारा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 2/3 NaEK, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT। तो हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, हमने PV की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया, 2/3 NaEK इक्वल्स टू RT। तो ये यहां पे आप RT लिख दें या उसकी जगह पे दोनों, चूंकि PV की इक्वल है तो मैंने वो दोनों एक्सप्रेशन यहां पे लिख लिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने से हमारे पास क्या होगा, ये EK यहां पे पड़ा रहेगा और हमारे पास ये 3 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 3R से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3R, 2Na क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, और हमारे पास साथ में क्या पड़ा है, T। ये EK यही मौजूद है, 3 ऊपर चला गया, R, 2Na हमारे पास क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। फाइनली हमने इससे क्या डिड्यूस किया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि जो केल्विन का टेम्परेचर है एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल मोशन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगी हम क्या कहेंगे, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तो जो नई डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि द केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन की इंटेंसिटी भी चेंज होगी। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम यहां से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूं भी समझने की कोशिश करते हैं कि आइडिया आप ले लें ऑफ द हीट फ्लो। अब आप देखें इसके अंदर क्या आइडिया दिया जा रहा है हीट के फ्लो का। मैं इसमें आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखें, आपने जैसे सर्दियों का मौसम होता है, उसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। अब यहां से आपने एक पॉइंट बड़ा सिंपली उसको डिड्यूस करना है कि हम बेसिकली, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हीट फ्लो का क्या मतलब है। अब आप देखें, हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम पानी को जब गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। बहुत ज्यादा गर्म का मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा का मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वो भी ज्यादा। अब हम उसको नीम गर्म करने के लिए, अपने नहाने के काबिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर नॉर्मल वाटर को मिक्स करते हैं। अब जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें क्या होता है, अब वो ठंडा भी हो सकता है क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, तो ठंडा होगा, इट मींस टेम्परेचर कम, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कम। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो हीट का फ्लो क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कि ज्यादा टेम्परेचर वाला पानी उससे वो किधर मूव करेगा, कम टेम्परेचर वाले पानी की तरफ। और थोड़े से देर के बाद, थोड़े से टाइम हम जब वेट करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि उस पूरे कंटेनर के अंदर जो वाटर है उन सब की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और हम उसको क्या कह रहे हैं, नीम गर्म पानी। अब वो न बहुत ज्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो हुआ क्या, हीट का फ्लो कहां से, ज्यादा टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल से कम टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर गया। सो दिस इज अबाउट द आइडिया ऑफ हीट फ्लो। अब हम देखते हैं कि जो गैसेस हैं, सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर। अब ये आपका एक एमसीक्यू बनता है, इसके अंदर कौन सी हम मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होती है, वो मेजरमेंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हम इधर क्या लिखते हैं, हम इसके अंदर एवरेज ट्रांसलेशनल, ये चीज आपने अपनी याद रखनी है बात को, क्योंकि मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा था, तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं। तो अब जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, चूंकि सॉलिड्स में आप लोग जानते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, तो वो क्या करते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे हम किससे मेजर करते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, तो वो उसकी मेजरमेंट किससे होती है, वो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये आपका बहुत ही एक पेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये हमारे पास क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ, हम किसको मेजर करते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको वाइब्रेशनल मोशन हम कह रहे हैं। सो ये आपने अपने टू एंड फ्रो भी जिसको मैंने बोला, तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो वाइब्रेशनल मोशन से बेसिकली हम लेते हैं बात। अब हम आगे चलते हैं, इसमें बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे एब्सोल्यूट जीरो की बात करना चाहूंगा। अब एब्सोल्यूट जीरो के बारे में अगर हम देखें तो ये हमने बड़ा थॉरली पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट जीरो एक अनअटेनेबल टेम्परेचर था। अनअटेनेबल मीन कि ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था जिसको मेजर करना नामुमकिन था। अब हम क्या कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जब टेम्परेचर जीरो होता है, अब जीरो यहां पे केल्विन की बात हो रही है, जब टेम्परेचर जीरो होगा तो आपको क्या पता चला कि उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या हो गई है, जीरो।
तो जीरो का मतलब क्या है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो स्टॉप हो चुकी है। अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स की मोशन, चूंकि गैसेस की जैसे बात कर रहे थे, वो तो स्टॉप ही नहीं हो रही। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हम इसको मेजर एब्सोल्यूट जीरो को नहीं कर सकते। तो अब जो रिसेंटली जो वैल्यू एक मेजर की गई है लोएस्ट टेम्परेचर की, ये आपने याद रखनी है कि जिस लोएस्ट टेम्परेचर को हमने मेजर किया है वो क्या है, 10⁻⁻⁵ केल्विन। अब इसका मतलब क्या है, 10⁻⁵ केल्विन का मतलब हमारे पास 0.00001 केल्विन। और याद रखें ये जो हमारे पास टेम्परेचर है जिसको हम मेजर कर चुके हैं, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट जीरो से ग्रेटर है। मैं इसका लिख देता हूं, इट इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें से हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।